कितने % आपको लग रहा था कि यार ये कुछ होगा? मुझे काफ़ी सरप्राइज रिजल्ट आया, सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आम एक बंदा ने कि जी ये डील हुई है तो आप आए, आपने केसेस माफ़ करवाए और सारा कुछ। मियाँ नवाज शरीफ का वोटर निकला ही नहीं है। अगर आपने 25% की महंगाई करी है पिछले 15 महीनों में तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा उतरेगा। इनको भी ज़रा सा दचका है कि अच्छा लो हमें भी मार पड़ सकती है। जरदारी साहब क्या सोच रहे थे? जरदारी साहब ने तो अपना काम पूरा कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कुछ अर्से पहले कहा था जब वो जेल से छूट के आए थे, और शायद अब्बासी साहब भी अक्सर कहते थे कि एक वक्त आएगा कि कोई वज़ारत उज़्मा नहीं लेगा। इस वक्त पाकिस्तान बंद गली में फंस गया है। पाकिस्तान में हर निज़ाम हम देख चुके हैं, सब देख चुके हैं। हम सिर्फ तरक्की नहीं देखी है, हमने सिर्फ खुशहाली नहीं देखी है। फजलुर रहमान साहब का बयान आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, जनरल बाजवा और जनरल फैज का। हु इज द मेन कैरेक्टर इन ऑल ऑफ दिस? यार देखें, शायद अब्बासी ने मेरे सामने एक मरतबा जनरल बाजवा को कहा था, जनरल फैज भी उधर मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, हम 6 लोग ही थे, कि आप इनके पीछे से हट जाएं, हम इनको 2 दिन में गिरा देंगे। लेकिन बाजवा साहब जो थे ना, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो माशाल्लाह ऐसी गेमें खेलते थे कि किसी को समझ ही नहीं आता। मुझे आके मेरा सेक्रेटरी कहता है कि मिफ्ता साहब आपकी बेगम जो है उसने फलां टैक्स पेयर से करोड़ों रुपए का तोहफा लिया, तो मैं या तो सेक्रेटरी चेंज करूंगा, बेगम तो नहीं चेंज करूंगा। ये तो रिकॉर्डिंग है यार कि बीबी जो है वो घड़ी ले रही थी, वो अपने अंगूठी मियां मलिक रियाज से ले रही थी। ये तो बात तय है कि खान साहब ने वो तोशा खाना की घड़ी को अंडर वैल्यू करवाया। इमरान खान साहब ने अपने कार्ड्स खोल दिए, तो आपने बाजवा साहब को भी यकीन दिला दिया कि मेरी दूसरी एक्सटेंशन गई है, तो फिर रिएक्शन तो आएगा। इस वक्त जो पार्लियामान है ना, ये एकदम यूजलेस है। हमारे यहाँ अगर आप अपोजिशन से पूछें कि तुम्हारा क्या काम है, तो बोलेगा हुकूमत को टफ टाइम देना। What the hell is that? Bilawal is far more powerful in PPP than Maryam is in PMLN. Muslim League is now looking at the abyss. कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोग एक बनाने जा रहे हैं। 145 पॉलिटिकल पार्टीज इस पाकिस्तान में, तो हमने 140 में बना के क्या कर लेना है। लेकिन Hi everyone, welcome to another episode पोस्ट इलेक्शन सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आज हम लोग एक और बहुत ख़ास मेहमान के पास आए हैं। एक सवाल इनके लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की वो ये था कि आप इनसे पूछें कि कोकोमो का जो पैकेट होता है उसमें कोकोमो क्यों नहीं ज़्यादा। टुडे वी हैव मिफ्ता इस्माइल साहब विद अस। मिफ्ता साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो अगेन। बहुत शुक्रिया। लास्ट हमने जो पॉडकास्ट किया काफ़ी ज़्यादा फीडबैक उसके ऊपर हमें आया था, और उसके बाद आई थिंक स्पेशली पोस्ट इलेक्शन आई हैवंट सीन कि कोई बहुत इन डेप्थ डिटेल कोई इंटरव्यू उस तरह आपका हो, तो आई थॉट लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट दिस। पहला मेरा क्वेश्चन, इलेक्शंस हो गए, क्वाइट सरप्राइजिंग। लोगों को पता था जी गेम सेट हुई हुई है, ये आया हुआ है, इसको आना है। आपकी क्या ज़ाती एक्सपेक्टेशंस थी कि इतना टर्नओवर होगा, और ये जो कुछ अभी हुआ है कितने % आपको लग रहा था कि यार ये कुछ होगा? नहीं, आई वाज टेकन अबैक जब एक तो बल्ले का निशान चला गया था, उसके बाद कैंपेन भी नहीं की पीटीआई वालों ने। उनका एक सोशल मीडिया का एक बड़ा अच्छा सिस्टम था, लोगों को इन्होंने बता दिया, लेकिन एक कैंपेन नहीं थी, कोई जलसा जुलूस नहीं था। जो तो मुझे काफ़ी सरप्राइज रिजल्ट आया, सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे कराची का और केपी का पता था कि केपी के अंदर खान साहब जो हैं वो करेंगे, और कराची में भी, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे पता थी कि ये इमरान खान साहब यहाँ पे अच्छा खासा वोट लेके आएंगे, 10, 12, 15 सीटें लेके जाएंगे। इस पूरी चीज़ में आप जनरल फैज का किरदार क्या देखते हैं? बिकॉज कुछ पीटीआई के लीडर से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, उन्हें लगता है कि जी उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, और फजलुर रहमान साहब ने भी जैसे कहा कि वो भी बैठे हुए थे और वो भी साथ थे। वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, उस मीटिंग में नहीं थे वो, ये मुझे यकीन से मैं कह सकता हूं। लेकिन उसके अलावा आपको लगता है कि उन्होंने भी पेशावर में कोर कमांडर रख गए थे, ये काम नहीं होता उनका। उस वक्त तक ये नहीं थे वो। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है, लेकिन बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स? नॉर्मली ऐसा होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना, वो आर्मी रन करता है, और होना भी यही चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। डीजीआई इज आल्सो मोस्ट पावरफुल है, लेकिन उसका बंदा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि डीजीआई जो थे वो थोड़ा सा डायरेक्ट खान साहब से हो गए थे, और जब किसी और डीजीआई ने खान साहब से कहा कि बेगम साहिबा जो हैं वो हीरे की अंगूठियाँ ले रही हैं मलिक रियाज से, जनरल आसिम उस टाइम थे, तो वो डीजीआई भी चेंज कर दिया खान साहब ने। उस वक्त बाजवा साहब का पहला एक्सटेंशन भी नहीं हुआ, तो खान साहब ने उसी दिन सपोजिटली संडे के दिन ही चेंज करवाया। और बाजवा साहब भी कहते रहे कि एक दिन ठहर जाए, उन्होंने कहा नहीं अभी चेंज करो। डू यू थिंक दैट वाज द मेन रीजन कि बेगम के ऊपर क्यों बात हुई है मेरी? मतलब आप देखें ना, अगर आपको मुझे कोई आके ये कहता है, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ और मेरी बेगम को कोई आके अगर करोड़ों का तोहफा देता है,
तो और मुझे आके मेरा सेक्रेटरी कहता है कि मिफ्ता साहब आपकी बेगम जो है उसने फलां टैक्स पेयर से करोड़ों रुपए का तोहफा लिया, तो मैं या तो सेक्रेटरी चेंज करूंगा, बेगम तो नहीं चेंज करूंगा, या ईमानदार होगा तो मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा यार बेगम साहिबा ये वापस करें और ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ तो वो जाहिर है कि मतलब जो मैंने गुजारिश की कि खान साहब के दौर में आपको पता है कि करप्शन का इंडेक्स बढ़ गया था, मतलब जो रिकॉर्ड खान साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हर साल बताते थे कि इतना इतना करप्शन हो गया, वो नून के बाद से खान साहब के दौर में बढ़ गया था। तो अल्लाह की मेहरबानी से जितनी भी खान साहब ने करप्शन के खिलाफ बात की है, करप्शन के खिलाफ वो भी ये कहते हैं ना सबूत, तो मतलब बुजदार साहब देखें वो सारे लोग जेलों में गए हैं, वो साहब हैं जो एक कैरेक्टर थे, सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, वो सुकून से बैठे हुए अपना, तो फिर मतलब ठीक है, पीटीएम ने भी तो कुछ नहीं किया, ठीक हो गया, सही है, सबूत नहीं है बिल्कुल। ये तो रिकॉर्डिंग है यार कि बीबी जो है वो घड़ी ले रही थी, वो अपने अंगूठी मियां मलिक रियाज से ले रही थी। ये तो बात तय है कि खान साहब ने वो तोशा खाना की घड़ी को अंडर वैल्यू करवाया। घड़ी तो शगाना से लोगों ने चीज़ें ले ली, उस वक्त रूल था कि 20% में रूल होता है, ठीक है, आप 20% पैसे दे रहे थे, ले लेते। आपने 20% पैसे देना भी गवारा नहीं किया, आपने कहा नहीं इसकी अगर करोड़ रुपया वैल्यू है तो इसकी 50 लाख रुपए वैल्यू लिखो, मैं 20 लाख नहीं दूंगा, मैं 10 लाख दूंगा, बाकी उसने बेच दी, खरीदी उसने, उसका वो है। सो दिस इज़ माई थिंग, बट माई पॉइंट इज़ कि वो उन्होंने वो जनरल साहब को भी चेंज किया। जो फैज़ साहब पे आते तो फैज़ साहब और बाजवा, फैज़ साहब और इमरान खान साहब की थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी ज़्यादा। इमरान खान साहब ने अपने कार्ड्स खोल दिए कि सबको पता यकीन था कि अगला जो जनरल है वो फैज़ हमीद साहब होंगे। अब जब सबको ये बात पता चल गई कि अगले जनरल फैज़ हमीद होंगे, तो वो जो बाकी जो 2-3 जनरल साहब से सीनियर थे और 1-2 जो उनसे जूनियर थे, उनकी तो पूरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि जब लड़का कैडेट होके जाता है और ये बड़ी मेहनत करते हैं, सॉर्ड ऑफ ऑनर जीतते हैं और सारी जिंदगी में, तो उनको एक होता है कि किसी दिन मैं भी जनरल बनूंगा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल इज फाइन, बट जनरल साहब तो जनरल साहब हैं। तो उनके भी आपने दिल तोड़ दिए, और बाजवा साहब को भी अब ये यकीन हो गया कि यार ये तो अब मेरी दूसरी एक्सटेंशन तो गई। सो जब आपने बाजवा साहब को भी यकीन दिला दिया कि मेरी दूसरी एक्सटेंशन गई है, और बाकी 5-6 जनरलों को भी आपने कह दिया कि तुम सब तो खुडे लाइन लग गए हो, जनरल तो ऊपर फैज़ ही आएगा, और ये 2 साल पहले आपने बता दिया है, तो फिर रिएक्शन तो आएगा। लेकिन वैसे आपको क्या लगता है सर, आप क्योंकि एज अ बिजनेसमैन भी आई एम श्योर इन लोगों के साथ, लाइक आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आपने उन्हें DGI से वो हो गए, कोर कमांडर बन गए, वहाँ से भी उनको निकाल दिया, कुछ लोग कहते हैं वो अफगान तालिबान रिटायर हो गए, लेकिन उससे पहले भी तो आई थिंक उनको मूव कर दिया था, और वो भी एमएल अंजवारी वाला एक अटैक हुआ, और वो लाइक ज़ाहिर है वो एक और था, बट डू यू थिंक बिहाइंड द सीन ही वाज सॉर्ट ऑफ स्टिल इन्वॉल्व्ड एंड लाइक हेल्पिंग इमरान खान? आई हैव नो वे ऑफ नोइंग। मैं आपको जनरली बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्तियां हैं फौज के अंदर, जैसे मैं और आप है ना वैसे ही लोग होते हैं, कोई मतलब कोई हमसे बहुत कोई बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं होते, हमसे कोई बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं होते, ठीक है। जाहिर है कि छांटी होती रहती है, टिपिकल। अगर आप एक रिटायर्ड मेजर से मिलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोएस्ट 8% में था, लेफ्टिनेंट जनरल से मिलेंगे तो आपको पता है कि ये हाईएस्ट 2% में था, बट बट दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे रिएक्ट टू देयर इंसेंटिव्स लाइक यू एंड आई रिएक्ट टू आवर इंसेंटिव्स, ठीक है। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स आर सच दैट people, when working towards their incentives, are not necessarily helping the country. जो एडम स्मिथ एक बात करता था ना इनविजिबल हैंड की, कि जो एक बेकरी वाला है वो अच्छी डबल रोटी इसलिए नहीं बनाता कि उसको लोगों से बड़ी मोहब्बत है, उसको पैसे से मोहब्बत है, तो वो अच्छे पैसे कमाने के लिए अच्छी डबल रोटी बनाता है। इसी तरह हमको अपने पॉलिटिकल एक्टर्स की इंसेंटिवाइज ऐसा करना चाहिए कि एक सियासतदान इसलिए मेहनत करे कि वो उसको वापस इलेक्ट होना हो, लेकिन वो मेहनत कर रहा होगा तो मुल्क का भला होगा। यहाँ इंसेंटिवाइज सही नहीं है। अभी हमने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया, जो अभी ज़रा जनरल आसिम के पूरा उन्होंने अपनी टीम भी लाए, सारा कुछ किया। डू यू थिंक कि एज अ ह्यूमन उनके दिल में भी कहीं ना कहीं वो जो उनको DGI से रिमूव किया था वो एक चीज़ रह गई थी, और वो टुवर्ड्स खान, अगर वो लेट्स से वो वाला इवेंट ना हुआ होता और अब वो अगर चीफ आते तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है? देखिए एज ए ह्यूमन आई एम श्योर वो एक जब हमारे मरहूम ममनून हुसैन साहब सदर पाकिस्तान बने ना, तो उनको कराची से बहुत सारे बिजनेसमैनों ने मैसेजेस फ़ोन करना शुरू कर दिए। तो मैं ममनून साहब के पास बैठा था, तो मैं ममनून साहब कहता, ममनून साहब ये आपका फ़ोन नहीं उठाते थे। बोलता यार मफ्ता वो वक्त और होता है, मेरा को अल्लाह ने ये ओहदा दिया है, तो ये छोटी छोटी बातों पे मुझे वो नहीं करूँगा मैं। और ममनून साहब सबसे मिलते थे। मैं भी ये समझता हूँ कि जब चीफ़ का भी ओहदा आपके पास आता है ना, और उससे बड़ा ओहदा तो पाकिस्तान में कोई नहीं है,
ये छोटी छोटी बातों की आप फिक्र नहीं करते, लेकिन दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो ये कि चलो एक आदमी को आपने ट्रांसफ़र कराया, वो उसको बुरा लगा कि यार मुझे क्यों ट्रांसफ़र करा दिया, ठीक है, वो तो एकदम उसको तो बिल्कुल दिल में नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी आपको पता चली ना कि एक आदमी जो है वो अपनी बेगम की चोरी के ऊपर कोई उठा नहीं रहा उंगली, वो चीज़ तो नहीं जाएगी ना आपके दिल से। आपको ये तो पता है ना कि खान साहब की जितनी भी माशाल्लाह रेटरिक है, पीछे से तो इस हमाम में जिसको कहते हैं ना, सारे ही वैसे एक जैसे निकले, राइट। तो ये तो इनको पता है कि पीछे से तो भाई ऐसा ही हो। लेकिन तो पहला वाला जो है कि आपने उनको ट्रांसफ़र किया, वो तो बिल्कुल काबिल माफ़ी और एकदम उसको तो कोई जहन में नहीं रखना चाहिए। दूसरी वाली चीज़ कि खान साहब ने अपनी बेगम की वो नहीं रुकवाई, ये बात तो याद रहेगी। और दूसरा प्रेसिडेंट साहब हमारे आरिफ अलवी साहब, इनकी क्या गेम है? हमने देखा है सब कुछ हो गया है, 1.5 साल तकरीबन मोर और लेस होने वाला है, वो साहब उधर ही बैठे हुए हैं, उनको कोई हटा भी नहीं सकता। प्लस उन्होंने साइड भी को बहुत ज़्यादा नहीं बदली, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट वो खान साहब का ज़ाहिर उनके लिए वो है। उनका क्या रोल था इस पिछले 1.5 साल में? सो मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ कि मुझे एक दिन शादी पे मिले आरिफ अलवी साहब। हाँ, मेरे सामने ही रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं हमारे, ठीक। और इनकी जो बेगम साहब है वो मेरी बड़ी बहन की बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो वो मिले मुझे, तो गले मिले इनसे, तो मुझे उन्होंने कहा कि इतना परेशान तो नहीं हो, घबराए हुए तो नहीं हो। मैं कहा सर आपसे ज़्यादा कौन परेशान हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। वो बेचारा तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। मेरे ख्याल से कि उसका बस चले तो वो एक दिन में से सदारत छोड़े और कहीं जाके कोई 1 महीना पाकिस्तान के बाहर रह कर आए। सो मतलब ये तो मतलब आपको उन्होंने क्यों कहा कि क्यों परेशान? मैंने नून छोड़ी हुई है और आजकल ये तो उन्होंने कहते तुम परेशान तो नहीं हो, तुम खैरियत से हो। तो मैं कहा आपसे ज़्यादा कौन परेशान होगा? और क्या मतलब, ये तो शादी में मतलब ऐसे ही एक फॉर्मल सी मुलाकात थी। बट वैसे आपको क्या लगता है कि व्हाट्स हिज रोल? लाइक अभी तो ज़रा ऑलमोस्ट खत्म हो गया सारा, बट पिछले 1.5 साल में उनका क्या किरदार रहा है? हमारी एक गलती है, जैसे इजराइल के अंदर ये सदर जो है ना, वो या आयरलैंड में, इजराइल का क्यों एग्जांपल देना है कमीनों का, आयरलैंड के अंदर भी सदर जो है ना वो सियासी शख्सियत नहीं होता है, वो कोई बड़ा आदमी होता है। इंडिया में भी ये बड़ी औरत होता है कि भाई कोई साइंटिस्ट है, चलो हमारे पास साइंटिस्ट नहीं होते लेकिन कोई अच्छा कोई शायर हो, कोई अदीब हो, कोई किसी फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ हो या कोई कारोबार से ताल्लुक़ हो, कोई ऐसे आदमी को, या कोई रिटायर्ड जज हो, बड़ा संजीदा सा बड़ी पर्सनैलिटी होगी, उसका ये फ़ायदा होगा कि वो सबको बैठ के ये करवा सकता है। आरिफ अलवी साहब वो रोल नहीं कर सके। आरिफ अलवी साहब 2-3 जगह कंट्रोवर्शियल हो गए। एक तो काजी फायद ईसा के केस में, उसके बाद फिर जो असेंबली तहलील कर दी इन्होंने, वो एकदम गैर कानूनी गैर आइनी हरकत थी, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर उन्होंने शहबाज शरीफ का हल्फ भी नहीं उठाया। दूसरे दिन फिर आ गए थे हल्फ लेने। लेकिन फिर कभी कभी तो वहाँ पे वो लोग गुस्से हैं, जब थोड़ी बहुत हुकूमत की चीज़ें मानते हैं तो फिर नून PTI वाले गुस्से में हो जाते हैं। तो वो बेचारा तो दोनों तरफ से फंस गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका एक उसने जितना गिवन कि ही वाज अ पॉलिटिशियन एंड अ PTI पॉलिटिशियन, उसने जितना अच्छा रोल प्ले कर सकता था उसने कोशिश की है। गलतियां सबसे होती हैं लेकिन उसने कोशिश की है। लेकिन हमें ये सोच लेना चाहिए कि सदर, अगर हम पार्लिमानी निज़ाम में जो सदर लेके आते हैं वो एक रिटायर्ड सियासतदान नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि अब इसकी कोई जगह नहीं है तो चलो इसको सदर बना दो, ये गिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये मतलब आज के दौर में कोई पाकिस्तानी जो कि अनकंट्रोवर्शियल हो, उसको पाकिस्तानी को ये होना चाहिए। व्हाट वेंट रॉन्ग रियली? मतलब जब आपको पता भी है कि यार मैं ही हूँ, अब वो भी मतलब पीपल्स पार्टी आएगी ना तो वो शायद हो कि नहीं यार हम ना करें तो PMLN आ जाएगी, PMLN होगा कि ये आ जाए। व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग कि यार जब आपको पता भी है इट्स मैराथन ना, अब आपको चांस मिल गया कि आप मैराथन खेलें और कोई भी नहीं है। सो डू यू थिंक कि ये ईगोज आ गई इन बड़ों की, बाजवा साहब की, खान साहब की, या क्या कहाँ इशू हुआ? 2-3 चीज़ें थी। एक तो खान साहब ने गवर्नेंस को और सप्रेशन ऑफ अपोजिशन को कंफ्यूज किया आपस में। खान साहब का ये ख्याल था कि मैं दूध में नहाया हुआ हूँ और हुकूमत में सिर्फ चोरी कर रहे हैं वो लोग, और ये बिल्कुल गलत ख्याल था। और मैं सिर्फ मैं आ जाऊँगा तो आधी चोरी ख़त्म हो जाएगी और बाकी नवाज शरीफ को जेल में डाल दो, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दो, मरियम नवाज़ को जेल में डाल दो जो हुकूमत की कोई पोस्ट पर नहीं थी, हमजा को डाल दो जेल में, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खबार अब्बासी, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह ड्रग केस, उसका साद रफ़ीक के छोटे भाई सलमान रफ़ीक,
राजा कमर, मतलब किसको नहीं डाला उन्होंने जेल में, ठीक। और उधर से पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब, अतीफ रियाल और दीगर लोग, तो एक तो उनको सबको जेल में पकड़ पकड़ के डालो। तो वो उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो अपोजिशन है, बल्कि लोगों को कह चुके हैं, किसी से पूछा था इन्होंने कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले क्या है, तो उन्होंने कहा एक मईशत है और दूसरी इकनॉमिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन। उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों मसले नहीं है, सबसे बड़ी मसला जो है पाकिस्तान में वो अपोजिशन है। तो एक तो ताबड़तोड़ हमले करे, अगर वो चुपचाप गवर्नेंस कर रहे होते ना तो शायद इतना बाकी लोग भी इतनी जज्बात में नहीं आते कि यार ये क्या है, लेकिन आपने सबको उठा के जेलों में ही डालना है बशमूल मेरे, तो मतलब फिर सामने वाला भी कुछ जवाब तो देगा ना, मतलब तो एक तो जवाब ही आए। और दूसरा जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि अपने कार्ड्स खोल के रख दिए हर जगह। आपने एमक्यूएम से बात करनी है तो आपने फ़ोन किया कि यार किसी फौज को बोलोगे, एमक्यूएम को बोले कि वोट आके दे के आए। जीडीए से बात करनी है तो फौज को बोलो, बलोच नेशनलिस्टों से बात करनी है तो फौज को बोलो, क्यू लीग से बात करनी है तो फौज को बोलो। भाई ये तो आपका काम है, सियासत का काम है, आप सियासत करें ना। बैठे खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, वो क्या मांगेगा, बोलेगा एक यूनिवर्सिटी दे दो कराची में या एक रोड दे दो, आप तो वो बातचीत करें उससे। लेकिन आपने अगर हर चीज़ फैज़ साहब से करवानी है तो फिर आप भी फैज़ डिपेंडेंट हो गए। और फिर तीसरा जो उन्होंने कार्ड खोल दिए अपने, कि वो मतलब ये कि मैं तो बस वो नहीं, मैं तो हुंडई जैसा, तो मतलब ये तो मैं तो फैज नहीं बना हुआ। तो फिर जब ये करते भाजपा साहब ने कहा चल फिर देख लेते हैं उधर, तो फिर साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। थैंक यू। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.